देश की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी अपने कठिन और कड़े फैसले लेकर सबको चौंकाने वाली, अपनी जिद के आगे किसी की बात न मानने वाली दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन यानी आखिरी दिन 31 अक्टूबर 1984 को पूरा घटनाक्रम क्या था, किस प्रकार उनकी हत्या हुई। दरअसल 31 अक्टूबर को एक ब्रिटिश जो पत्रकार थे वो आयरिश टीवी के लिए डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे। उसके लिए उनको इंदिरा गांधी का इंटरव्यू करना था। एक टाइम मुकर्रर था, 31 अक्टूबर को 9:30 बजे का उनको 1 घंटे का वक्त दिया गया था। लेकिन उससे पहले चूंकि इंदिरा गांधी की पूरी दिनचर्या उनको देखनी थी, तो उनको कई रैलियों में इंदिरा जी के साथ रखा गया। उन्होंने उनका खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, भाषण देने के तरीके सीखे। फिर 31 अक्टूबर को तय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे इंदिरा गांधी के दफ्तर 1 अकबर रोड पर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ब्रिटिश पत्रकार अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे। इधर बिल्कुल सामने चंद कदम की दूरी पर एक सफदरजंग रोड, जहां प्रधानमंत्री का सरकारी बंगला था, आवास था, वहां इंदिरा जी सुबह जल्दी उठती हैं, तैयार होती हैं और तैयार होने से पहले योगा करती हैं। फिर फ्रेश होकर के नाश्ता करती हैं। उसके बाद चूंकि एक ब्रिटिश टीवी के लिए डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तो अपनी अच्छी बढ़िया नारंगी कलर की एक ख़ास किस्म की साड़ी पहनती हैं। उनके जो मेकअप मैन होते हैं वो उनका मेकअप करते हैं। चूंकि एक टीवी के लिए इंटरव्यू था तो मेकअप किया जाता है। उनके बाल, जो हेयर डिजाइनर हैं, ड्रेसर हैं, उनके बालों को सेट करते हैं। उसके बाद 9:27 के बाद पर ठीक 9:27 पर, चूंकि जो उनकी दूरी थी घर से लेकर के इंटरव्यू की जो जगह थी, उनका ऑफिस दफ्तर, वो बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर था। मात्र एक गेट को पार करके सामने ही दफ्तर था। वो इलाका आता था 1 अकबर रोड पर। वहां निकलती हैं। उनके साथ उनके बिल्कुल पीछे उनके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद उनके सेक्रेटरी सचिव होते हैं R.K. धवन, जो उस वक्त बहुत ऊंची उनका स्थान था, बहुत पावरफुल उस वक्त माने जाते थे। इंदिरा गांधी के पास बिल्कुल साए की तरह रहते थे R.K. धवन। चंद कदमों की दूरी पर पीछे चलते हैं। उनके साथ ITBP यानी इंडो तिब्बत पुलिस बल, बॉर्डर पुलिस के जवान, जो उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, विशेष टीम द्वारा तैयार किए गए एक दस्ता ITBP बल का उनके साथ चलता है और वो अपने दफ्तर के लिए निकल पड़ती हैं, जो महज चंद दूरी पर था। उनकी टीम चल रही होती है और जैसे ही गेट पार करती है, जो गेट आता है उसको पार करने के बाद सीधे उनका दफ्तर आता था, जहां ब्रिटिश पत्रकार वहां बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे इंटरव्यू के लिए। लेकिन जो गेट है वहां उनके 2 सुरक्षा गार्ड और रहते थे। एक बेअंत सिंह, दूसरा एक और था सतवंत सिंह, जो बंगले से बाहर रहता था, बाहर ड्यूटी करता था। जो बेअंत सिंह था वो इंदिरा गांधी का बहुत विश्वास पात्र था, बहुत मजबूत था। इंदिरा गांधी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। यहाँ तक कई बार विदेश यात्राओं के दौरान बेअंत सिंह उनके साथ विदेश भी जा चुका था सुरक्षा करने के लिए, इतना भरोसा था। और ये अंदर घुसती हैं, गेट पर जो संतरी होते हैं उनको नमस्ते करते हैं। अंदर सामने बिल्कुल बेअंत सिंह, उनका जो सुरक्षा गार्ड होता है, विश्वास पात्र सुरक्षा गार्ड, पिछले 10 सालों से लगातार उनके लिए सेवाएं दे रहा था, उनकी सुरक्षा हिफाजत कर रहा था, वो सामने खड़ा होता है। चूंकि उस दिन एक जो सतवंत सिंह दूसरा बॉडीगार्ड है, वो चूंकि बाहर रहता था, लेकिन उसने एक प्लान के मुताबिक, और उसका जो टुकड़ी का कमांडर होता है, जो गार्ड कमांडर होता है उसको बोलता है, आज मुझे लूज मोशन है, लिहाजा मुझे अंदर की ड्यूटी दे दी जाए, जिससे मुझे वॉशरूम के लिए जाने में बहुत दिक्कत ना हो और मैं अपने जो सेहत है, वॉशरूम जाना होगा, जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने वॉशरूम जा पाऊंगा और ड्यूटी को ठीक तरीके से अंजाम दे पाऊंगा। लिहाजा उसकी बात मान ली गई। उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ और इत्तेफाक से वो भी उस दिन अंदर की ओर आ गया था। ऑफिस दफ्तर का लॉन है, उसके अंदर खड़ा था। उसके पास कार्बाइन, जो स्टेन गन होती है, ऑटोमेटिक मशीन गन, वो थी। बेअंत सिंह के पास एक पिस्टल, 38 बोर की सरकारी पिस्टल थी। दोनों वहां खड़े थे। और मैं आपको बता दूं,
कि कुछ महीने पहले यानी लगभग 6 जून 1984 को ही ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ था। कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी गूंज पूरे भारत में गूंजी थी। एक खास समुदाय इंदिरा से खास नाराज चल रहा था। इसीलिए जो अपनी भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसने ये खुफिया रिपोर्ट सौंपी थी पीएमओ को कि इंदिरा गांधी की जो सुरक्षा है, उसमें सुरक्षा कवच है, उसमें जो सिख जो पगड़ी वाले जो सिख जवान हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद लगातार सिखों में उबाल जल रहा था, लिहाजा उनकी जान को खतरा है। और बाकायदा पीएमओ ने इंदिरा गांधी को ये बात बताई। और जब ये बात बेअंत सिंह को पता लगी, पीएमओ से उसका ट्रांसफर भी किया गया। जो बेअंत सिंह था उसका 10 साल के बाद पीएमओ से ट्रांसफर भी कर दिया गया। उसको सुरक्षा से हटाने की बात हो रही थी, उसको पता लग चुका था। लिहाजा उसने एक दिन खुद इंदिरा जी से नमस्ते के वक्त कहा कि मैडम, मैं 10 साल से आपके पास हूँ, मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे यहीं रहना है, मेरा ऐसे ऐसे तबादला किया जा रहा है। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी जो थे उनके RK धवन, उनसे कहा, इसका क्यों तबादला कर रहे हो, ये कैसी बात हुई? 10 साल से मेरे साथ है, साय की तरह मेरे साथ रहता है। लिहाजा इंदिरा जी का आदेश था, तत्काल उसका ट्रांसफर रद्द किया गया, उसको वहीं फिर सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया। अब चूंकि इंदिरा जो थी आगे बढ़ रही थी, आगे सामने लॉन में इंटरव्यू होना था, पूरे जो ब्रिटिश पत्रकार की टीम थी अपने कैमरे वैमरे लेकर के पूरी टीम के साथ वहाँ मौजूद थे। और जैसे ही उनकी नज़र बेअंत सिंह पर पड़ी इंदिरा गांधी की, उनको मालूम था डेली के मुताबिक वो उनको हाथ जोड़कर नमस्ते किया करता था, तो इंदिरा ने पहले ही उसको देख करके मुस्कुराने लगी और आगे बढ़ी। और उसके बाद फिर जब और नज़दीक पहुंची तो बेअंत सिंह ने हाथ जोड़कर उनको बाकायदा नमस्ते किया, और जवाब में इंदिरा जी ने भी हाथ जोड़ करके उसके नमस्ते का उत्तर दिया, उसको हाथ जोड़ के नमस्ते की। और शायद ये इंदिरा जी के उस दिन आखिरी अल्फाज थे, ये आखिरी बार उनकी नमस्ते थी। उसके बाद तत्काल किसी कुछ सोचे बिना समझे बिना पलक झपकते सेकंड के दूसरे हिस्से में बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली, पिस्तौल निकाली और सीधे एक के बाद एक 3 गोलियां इंदिरा जी को मार दी। जब इंदिरा जी को गोली मार रहा था तो उनका आखिरी बार मुंह से निकला था, ये क्या कर रहे हो? उसके बाद जो गोलियां लगती हैं, इंदिरा जी सीधी जमीन पर गिर जाती हैं, फड़फड़ाती हैं, वहाँ भगदड़ मच जाती है। सुरक्षा गार्ड अपनी जगह लेने के लिए मौके की तलाश ढूंढने के लिए जगह लेते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, भागदौड़ मच जाती है। तभी बेअंत सिंह जो पीछे सतबंद सिंह जो कार्बाइन जिसमें लगभग उसकी मैगजीन में 25 राउंड गोलियां थी, उससे बोलता है, सतबंद फायर कर। सतबंद तुरंत अपनी कार्बाइन का मुंह है इंदिरा जी की तरफ कर देता है, लगातार कंटिन्यू ऑटोमेटिक मशीन गन से 25 गोलियां फायर करके सीधे इंदिरा जी की जिस्म में उतार देता है, बॉडी में उतार देता है। उसके बाद दोनों अपना हथियार फेंक देते हैं और हाथ ऊपर करके बोल देते हैं, मैंने जो किया करना था कर लिया, अब आपको जो करना है करिए। दोनों को तत्काल जो उनकी टीम होती है ITBP की, तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ लेती है। लेकिन तब तक जब गोलियां चलने की आवाज़ इतने VVIP इलाके से आ रही थी, तो इंदिरा जी के जो बाहर जो बॉडीगार्ड थे, जो ट्रुप्स बैठा था, स्क्वाड थी, वो फौरन घटना स्थल की ओर भागा। और चूंकि उस वक्त जो सोनिया थी उनकी बहू, चूंकि सरकारी बंगले में उनके साथ उनकी बहू सोनिया, राजीव गांधी और 2 बच्चे उनके, प्रियंका और राहुल, दोनों छोटे थे, रह रहे थे, दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। जो राजीव गांधी चूंकि उस वक्त पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधन करने गए हुए थे, तो सोनिया जी घर पे अकेली थी। वो फौरन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर भागती हैं, घटनास्थल की ओर पहुंचती हैं और फौरन तुरंत एक गाड़ी में उनको लेकर के उनके जो सचिव होते हैं RK धवन और सोनिया गांधी रास्ते भर उनका जो सर है इंदिरा जी का अपने गोद में रखे हुए सीधे तत्काल पहुंचती हैं एम्स। वहाँ लगभग ये वक्त होता है 9:38 का, क्योंकि वहाँ पहले से ही फ़ोन हो चुका था PMO से कि इंदिरा जी के गोलियां लग गई हैं और किसी को खबर मत करना, चुपचाप रह करके खामोशी से उनका जल्दी से इलाज किया जाए। लिहाजा वहाँ ऑपरेशन थिएटर को तैयार किया गया। डॉक्टर जो 12 डॉक्टरों की एक टीम पूरी वहाँ लगाई गई, जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे, सबसे क्वालिफाइड जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट थे, उनको वहाँ लगाया गया। वहाँ इनकी गाड़ी पहुँचती है, उतारा जाता है, सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है।
वहाँ उनका ऑपरेशन चलता है, उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा जाता है। उनके एक गोली दिल में भी लगी थी, चूँकि बॉडी में लगभग 27 गोलियां लग चुकी थीं, तो खून बहुत निकल रहा था। उसके लिए उनको लगातार एक के बाद एक बोतल खून चढ़ाया जा रहा था, लेकिन उनके शरीर में गोलियों से इतने घाव हो गए थे, इतने इतने छेद हो गए थे कि जो खून है वो रुक नहीं पा रहा था, लगातार बाहर निकल रहा था। डॉक्टरों ने उनका फौरन ट्रीटमेंट ऑपरेशन चालू किया, ऑपरेट किया गया। इधर तब तक सोनिया और बाकी के आसपास के लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। चूंकि इस घटना को आर के धवन ने बहुत सूझबूझ का परिचय देते हुए मंत्रियों को, बाकी पब्लिक को, सूचना सिस्टम को, सूचना तंत्र को नहीं बताया था, क्योंकि उनको अंदेशा था कि कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि देश में दंगे भड़क जाएं और सिखों के साथ दंगे किए जाएं, दंगे भड़क जाएं और देश को एक दंगों की आग में झोंक दिया जाए। लिहाजा इस पूरी घटना को चुप खामोश रखा गया। उधर राजीव गांधी जो बंगाल में चुनावी दौरे पर थे, उनको फ़ोन किया गया, वो फौरन दौरा छोड़ के दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। और उस वक्त ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, वो विदेश में थे, सरकारी मामलों को लेकर के ऑफिशियली वो विदेश में थे। उनको खबर की गई, वो फौरन वहाँ से चलते हैं, वापस आते हैं और उनकी फ्लाइट शाम तक इंडिया पहुँच जाती है। इधर इंदिरा का इलाज चल रहा था, बाहर सोनिया, उनके सचिव आर के धवन, बाकी करीबी लोग रो रहे थे, बैठे थे। आर के धवन सोनिया जी को सांत्वना दिला रहे थे, उनको उम्मीद जगा रहे थे सब कुछ ठीक होगा। इधर डॉक्टर लगातार उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, अपना जो बेस्ट उनका हो सकता है वो कर रहे थे, लेकिन गोलियां चूंकि इतनी लग चुकी थी, एक गोली दिल में लगी थी, एक गोली पेट के नीचे, बाकी पूरे शरीर में, पैर में, हाथ में गोलियां। तो इंदिरा जी का जो हालत थी वो लगातार बिगड़ गई थी, उनको बिल्कुल मूर्छित हो गई थी, लगभग मरणासन्न स्थिति में थी जब वो यहाँ पहुँची थी। लिहाजा कई घंटों के उनके उपचार के बाद, ऑपरेशन के बाद, अब डॉक्टरों को लगा कि अब इलाज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इंदिरा गांधी अब नहीं रही। तो उन्होंने, लिहाजा एक डॉक्टर ने चुपचाप आकर के बाहर सोनिया गांधी को ये खबर सुनाई। सोनिया फूट फूट कर रोने लगी और आर के धवन थे जो इंदिरा के पास साए की तरह रहते थे, उनके सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र अधिकारी उनके साथ थे। उन्होंने दिलासा दिलाया, चूँकि अब तक राजीव गांधी भी आ चुके थे जो बंगाल में थे, उन्होंने भी उनके पास रहे, बैठे, जानकारी ली, लेकिन अब तक पूरी घटना को चुप रखा गया था एक सूझबूझ के तहत। और शाम होते होते ज्ञानी जैल सिंह भी दिल्ली आ चुके थे। वो सीधे अपनी गाड़ी से एम्स पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले लगभग 2 बजे के आसपास एक सूचना तंत्र इसकी सूचना आसपास दे देता है, खबर चला देता है कि इंदिरा गांधी अब नहीं रही। तो फिर चूँकि बड़ी घटना थी, लोगों द्वारा कहीं ना कहीं ये खबर फैल गई थी कि इंदिरा गांधी की गोलियां मारी गई हैं। उनके जो बॉडीगार्ड थे, सिख बेअंत सिंह और सतबंद सिंह, उन्होंने गोलियां मारी हैं। तो लोगों में एक रोष पैदा होने लगा था, लोगों में दिल्ली की सड़कों पर एक हुजूम सा लगने लगा था। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब ज्ञानी जैल सिंह एयरपोर्ट से एम्स की ओर आ रहे हैं, तो चूँकि वो एक सरदार थे, सिख युवक थे, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया एक सिख होने के चलते। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, किसी तरह उनके सुरक्षा गार्ड उनको लेकर के पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि इंदिरा नहीं रही। फिर शाम को 7 बजे ऑफिशियली ये ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को बताया जाता है कि आप पूरे भारत में ये खबर चला दें कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। और जैसी ही ये खबर पूरे भारत में चलती है, ऑल इंडिया रेडियो, चूँकि उस वक्त संचार के माध्यम बहुत कम थे, मोबाइलों का उपयोग होता नहीं था, लिहाजा इस खबर को पहुँचने में वक्त लगा, देरी लगी। ऑल रेडियो ही एकमात्र साधन था, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न बहुत कम घरों में पाए जाते थे, लिहाजा रेडियो थे उस वक्त, लगभग घरों में रेडियो पाए जाते थे। शाम को जब खबर लोगों के पास पहुंचती है तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है, लोगों में क्रोध, गुस्सा भर उठता है। और शाम को उनकी जो इंदिरा की डेड बॉडी है उसको वहाँ से ले जा करके अंतिम संस्कार किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। और चूँकि इस घटना के बाद बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन उसका जिक्र करना इस एपिसोड में अच्छा नहीं है, उसका एपिसोड ये अलग से बना करके पूरी घटना बताई जाएगी।
उसका जिक्र करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी या अच्छा नहीं समझता हूँ। लिहाजा जो उनकी बॉडी को ले जाया गया, फिर सबको अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। पूरे भारत में ज्वाला धधक रही थी, सिखों के खिलाफ गुस्सा देश में बढ़ रहा था, ज्वाला धधक रही थी। लिहाजा पुलिस को बहुत टिप्स दिए गए, पुलिस को पहले जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो फोर्सेज हैं, पुलिस है, सबको अलर्ट मोड पर रखा गया। इंदिरा गांधी के अंतिम दर्शन हुए, उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जो 2 सुरक्षा गार्ड थे जिन्होंने गोली चलाई थी, सरदार बेअंत सिंह, सतबंध सिंह, इनको आईटीबीपी के जवानों ने पकड़ लिया था। वो लेकर के सीधे अपना जो संतरी रूम होता है, जहाँ वो लोग अपनी ड्यूटी जब चेंज करते हैं, तब रिलीविंग करते हैं आपस में, तब वहाँ ले जाते हैं। संतरी गार्ड संतरी रूम में वहाँ ले जाते हैं। उस दौरान दोनों उनकी गन छीनने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास में ही फायरिंग होने से बेअंत सिंह की वहीं मौत हो जाती है। सतबंध सिंह जिंदा रहता है, घायल हो जाता है, उसकी इलाज की जाती है। फिर जांच चलती है तो एक और नाम सामने निकल कर आता है, केहर सिंह। केहर सिंह को पकड़ा जाता है। दोनों पर लगभग 5 साल तक मुकदमे चलते हैं, दोषी ठहराए जाते हैं, दोनों को जेल तिहाड़ डाल दिया जाता है। फिर उन पर मुकदमे चलते हैं, आरोप साबित होते हैं। उसके बाद दोनों को 6 जनवरी 1989 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी जाती है और कोई अप्रिय घटना न घटे, देश का माहौल न बिगड़े, इसीलिए दोनों की जो शव है उसको तिहाड़ में ही अंतिम संस्कार के हवाले किया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस प्रकार इस जो इंदिरा की आखिरी दिन की पूरी यात्रा थी, पूरा सफ़र था, पूरा घटनाक्रम था, वो यहाँ ख़त्म होता है।